देखो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे क्लास्टिक रोग के बारे में और नॉन क्लास्टिक रोग के बारे में। तो मैंने आज पीपीटी बनाई है जिसमें ना मैक्सिमम मैंने जहाँ से तुम समझ सकते हो वो सारे डायग्राम्स और फोटो डाल दिए हैं। तो क्लास्टिक रोग दो टाइप की होती है, केमिकल सेडिमेंट्री रोग्स एंड द बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रोग्स। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स ना प्रिसिपिटेशन ऑफ सी वाटर और लेक वाटर के प्रिसिपिटेशन से बनती है बाय द चेंजिंग टेम्परेचर इफेक्ट्स एंड द वाटर केमिस्ट्री। जो तुम्हारा इवेपोरेशन होता है ना, दो फॉर्म में होता है, उसका मैकेनिज्म दो फॉर्म में होता है, एक तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, एक वाटर केमिस्ट्री के चेंजेस की वजह से। और केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो प्रिसिपिटेशन से बनती है। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले तुम्हारा आता है इवेपोराइट्स। इवेपोराइट्स में जिप्सम आता है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और 72H2O। ये 72 तुम्हारा वाटर के मॉलिक्यूल्स है। एंड रॉक सॉल्ट को हैलाइड भी बोलते हैं और ये अपना सिंपल NaCl होता है। एंड हाइड्राइड होता है कैल्शियम सल्फेट, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। क्योंकि जब जिप्सम का डिहाइड्रेशन होगा, जिप्सम के डिहाइड्रेशन से तुम्हारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ट्रैवर्टिन दूसरा एग्जांपल है। ट्रैवर्टिन, ये ट्रैवर्टिन केमिकली फॉर्म्ड लाइमस्टोन है। इसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये लाइमस्टोन ही है लेकिन केमिकली फॉर्म्ड है, इसको ट्रैवर्टिन बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल है तुम्हारा चर्ट रॉक का। ये सिलिकेट मिनरल कंटेन करती है, कैल्साइट मिनरल नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि जो चर्ट तुम्हारी रॉक है ना वो बायोकेमिकल और उसका ओरिजिन बायोकेमिकल भी हो सकता है और केमिकल ओरिजिन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। देखो, मैं जो तुम्हारा प्रिसिपिटेशन होता है वाटर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो सकता है और वाटर केमिस्ट्री की चेंजेस की वजह से होता है। ये दो मैकेनिज्म तुम्हारे होते हैं। नेक्स्ट अब पहली रॉक के बारे में पढ़ते हैं, इवेपोराइट्स के बारे में। इवेपोराइट्स में जिप्सम, रॉक सॉल्ट, हैलाइट और एनहाइड्राइट आते हैं। इवेपोराइट्स कब बनती है? जब टेम्परेचर चेंज होता है और प्रिसिपिटेशन होता है और इवेंचुअली तुम्हारा जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो मिनरल्स का जो प्रिसिपिटेशन होता है उससे एवेपोराइट्स बनती है। जो पहला मिनरल तुम्हारा प्रिसिपिटेड होगा वो होगा जिप्सम। जिप्सम के बाद होगा तुम्हारा रॉक सॉल्ट और देन एनहाइड्राइट। तो पहले जिप्सम होगा, जिप्सम के बाद रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट के बाद एनहाइड्राइट। देखो जिप्सम और एनहाइड्राइट में जो डिफरेंस है ना वो यही है कि डिहाइड्रेशन ऑफ द जिप्सम कॉजेज एनहाइड्राइट फॉर्मेशन। इसका देखो जब भी तुम्हारा डिहाइड्रेशन होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये गायब हो जाएंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है। नेक्स्ट अब देखो इवेपोराइट्स, देखो ये एक ना तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड सी का डायग्राम है। यहाँ पे देखो नीचे तुम्हारे ना क्रिस्टल ऑफ द जिप्सम और हैलाइट ना बॉटम पे ना सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि तुम्हारा देखो टेम्परेचर की इफेक्ट के वजह से इवेपोरेशन हो रहा होता है। एक मिनट, कोई ऐड होना चाहता है। ओके, तो इवेपोरेशन यहाँ पे हो रहा है और इवेपोरेशन के लिए तुम्हारा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन ये होती है कि जो तुम्हारे रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना वो इनपुट वाटर से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इनपुट वाटर क्या होता है, तो राइट हैंड साइड में तुम्हारा ये फ्रेश वाटर जो इनफ्लो हो रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, इनपुट वाटर फ्लो हो रहा है कि ओपन सी में तुम्हारा वाटर आ रहा है। अगर तुम्हारा वाटर आता जाएगा और इवेपोरेशन होता जाएगा, अगर इवेपोरेशन का रेट तुम्हारा ज्यादा होगा तभी तुम्हारा प्रिसिपिटेशन पॉसिबल है, वरना प्रिसिपिटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल देखो। देखो तुम्हें यहाँ पे ना इसका ना 80 से 90% जो वाटर लेवल है ना वो प्रिसिपिटेड हो चुका है और तुम्हारा जो नीचे तुम्हारे जो सैलो वाटर जो कॉन्टिनेंटल तुम्हारी एवेपोराइट्स है वहां पे इसका फॉर्मेशन होने लग गया है। ये देखो यहाँ पे ना तुम्हारा ये रिस्ट्रिक्टेड वाटर है, रिस्ट्रिक्टेड सी है। रिस्ट्रिक्टेड सी का मतलब ये हो गया
कि इसमें ना तुम्हारा वाटर का फ्लो नहीं होगा। और जब वाटर का फ्लो नहीं होगा तो जो जितना भी तुम्हारा वाटर है ना वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और तुम्हारा क्या होगा, मिनरल्स का प्रिसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि रेट ऑफ द इवेपोरेशन तुम्हारी इनपुट वाटर फ्लो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा आज के टाइम का है। आज के टाइम पे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे तुम्हारा ना इवेपोरेशन हो चुका है, और ये तुम्हारा जिप्सम साल्ट और जो एनहाइड्राइट है उसका फॉर्मेशन हो गया। ये नेचुरल फेनोमेना से इसका डिपोजिशन हो रखा है। अब इवेपोरेट्स क्या होती हैं? इवेपोरेट्स ना वाटर सोल्यूबल मिनरल्स सेडिमेंट्स होते हैं, और जिनका फॉर्मेशन कंसंट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन से होता है, इवेपोरेशन से, और एक्वा सॉल्यूशन होता है। ये एक सिंपल डायग्राम है तुम्हारा। तुम्हें पता है कि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, लास्ट में मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी में भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, इवेपोरेट्स क्या होते हैं और फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर में डिजोल्व सोल्ट होते हैं। अगर वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में तो मिनरल्स का प्रिसिपिटेशन होगा। ठीक है, और इसके होने के लिए ना रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट का मतलब होना चाहिए कि तुम्हारा जो वाटर इनपुट है ना एनवायरनमेंट में, उसकी जो रेट है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन से कम होनी चाहिए। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, सॉरी, रेट ऑफ इवेपोरेशन तुम्हारी ज्यादा होगी तभी तुम्हारा इवेपोरेशन पॉसिबल होगा। अगर तुम्हारा पानी आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, तो तुम्हारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो नहीं पाएगा, और प्रिसिपिटेशन होगा नहीं। इसके लिए तुम्हें ना एरिड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, जो स्मॉल बेसिन्स होते हैं ना, वहाँ पे ये ज्यादा अच्छे से होता है। एरिड एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारा हॉट एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी लो हो। ठीक है, और रेनफॉल जो है तुम्हारी बहुत कम हो। ठीक है, तो व्हेन इवेपोरेशन अकर्स द रिमेनिंग वाटर इज एनरिच्ड इन साल्ट। जब इवेपोरेशन होता है तो तुम्हारा जो वाटर बचा हुआ था ना वो साल्ट में एनरिच्ड होता है, और लास्ट में जो ना प्रिसिपेट होता है। और एक होता है तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट। जैसे तुम वाटर को बॉईल करोगे ना, तो वो टेम्परेचर का पॉइंट जहां से तुम्हारा पहला प्रिसिपिट मिनरल आएगा। ठीक है, उस पॉइंट को तुम ना सुपर सैचुरेशन पॉइंट कहोगे। और जब तक सुपर सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा तो तुम्हारा प्रिसिपिटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक वो टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पे पहला तुम्हारा मिनरल प्रिसिपेट हो रहा है, उसको सुपर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन प्रोसेस में वही है कि एटमॉस्फेयर में तुम्हारा चला जाएगा, और लास्ट में तुम्हारे जो मिनरल्स बचेंगे वही बचेंगे। और इम्पोर्टेंट कंडीशन जो होगी तुम्हारी एप्रेट्स मिनरल्स के लिए, कि ना एरिड क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पे ना रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटली एक्सीडेट रेनफॉल। मतलब कि रेनफॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, तुम्हारा वार्म और एरिड क्लाइमेट होना चाहिए। और जो तुम्हारी एवापोरेशन तो वाटर बॉडी, स्लाइन बॉडी है, तो उनका क्या होगा कि एक सुपर सैचुरेशन पॉइंट आएगा। सुपर सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद ही तुम्हारा प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अभी कौन कौन से फैक्टर्स ना इसको इफेक्ट करते हैं? हेलो। अरे ये माइक किसका चालू है? हेलो। अरे यार माइक किसका चालू है ये? दानेश, धनेश कौन है?
हेलो पृथ्वी। हेलो पृथ्वी। हाँ सर। ये माइक किसका ऑन था? हेलो। वो सर दानिश चौधरी। दानिश चौधरी। सर दानिश चौधरी। चलो ठीक है। क्लास में डिस्टर्ब कर दिया यार। ठीक है। तो फिर वापस से स्टार्ट कर। हाँ, कर रहा हूँ। तो तुम्हारा जो इवेपोरेशन है ना, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला तुम्हारा ना सोल्यूबिलिटी कंटेंट। अगर जैसे तुम्हारी सोल्यूबिलिटी वाटर में ज़्यादा रहेगी तो तुम्हारे ना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। और जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो तुम्हारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो रॉक का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। प्रेशर जो तुम्हारा रिलेटेड है वो सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड है। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। डिपोजिशनल एनवायरनमेंट से तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, मरीन का है, नॉन मरीन का है। नॉन मरीन में और मरीन में तुम्हारा जो मिनरल्स होंगे ना, उनमें डिफरेंस आ जाएगा। और टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। और ये सब डिफरेंस हो गए। सीजनल और क्लाइमेटिक चेंज में तुम्हारा ना इवेपोरेशन सब इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि जब हॉट क्लाइमेट रहेगा इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा। और जब विंटर्स रहेगा तो तुम्हारा इवेपोरेशन कम रहेगा। तो ये तुम्हारी सी वाटर की केमिस्ट्री है, जिसमें तुम्हारा जो 3.5% ऑफ द सी वाटर ना वो कंसिस्ट ऑफ द डिजोल्ड साल्ट। 3.5% जो पार्ट होता है ना उसमें सारे डिजोल्ड साल्ट होते हैं। और उसका भी 99.7% जो होता है ना वो ये वाले जो तुम्हारे मिनरल्स हैं, ये वाले होते हैं। जैसे क्लोरीन 55%, सोडियम 31%, मैग्नीशियम 7.7% एंड सल्फर 3.7% और कैल्शियम 1.27% और अदर्स हो गए 1.4%। ये सिंपल केमिस्ट्री है। अगर किसी को इसके डिटेल में जाना है ना तो ये वाला पार्ट पढ़ लो कि कौन सा मिनरल्स होता है, ट्रेसेस कौन सा होता है। जैसे ट्रेसेस देखोगे तुम्हारा बोरोन हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया। एंड जो मोस्ट कॉमन आयंस हो गए तुम्हारे क्लोरीन हो गए, सोडियम हो गए, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये हो गया। तो ये तुम्हारी केमिस्ट्री हो गई सी वाटर की। तो जो तुम्हारी इवेपोराइट्स डिपॉजिट्स होती है ना, दो टाइप की होती है, बरीड डिपॉजिट्स और बेराइन डिपॉजिट्स। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो ब्राइन डिपॉजिट्स होगी ना तुम्हारे सी वाटर और ओशियंस में होगी, उसमें मरीन वाटर का होना जरूरी है। तो अगर मरीन वाटर और नॉन मरीन वाटर की प्रॉपर्टीज में, आयंस में, डिजोल्ड आयन में डिफरेंस होता है। इसकी वजह से इनके कंपोजिशन में भी डिफरेंस आएगा। बरीड डिपॉजिट्स वो रहेंगी जो मतलब कि वही सीजनल्स और जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं ना जियोलॉजिकल टाइम में, जैसे बहुत टाइम होगा, जैसे तुम्हारे 50 साल, 100 ईयर्स के साल में जो तुम्हारे क्लाइमेटिक चेंज आते हैं ना, उसकी वजह से जो डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स होते हैं उसको बरीड डिपॉजिट्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल होगा तुम्हारा, जैसे जो सैलो बेसिन होता है जिसमें हाई रेट ऑफ द इवेपोरेशन होती है, ये तो प्राइमरी कंडीशन होती है हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ और एंशियंट मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, है ना, ये एग्जांपल है बरीड डिपॉजिट्स के। एंड तो और इसके जो एग्जांपल है, इसके तुम्हारे जो एग्जांपल है, तो इसमें ना लेक वाटर, साल्ट लेक, जो स्प्रिंग्स होती है ना, इसमें आएंगी तुम्हारे बराइन डिपॉजिट्स में। तो अगर बराइन डिपॉजिट्स के लिए तुम्हारे जो रिक्वायरमेंट होती है ना, एरिड एनवायरनमेंट, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी है, और ओपन सी ना, मतलब कि ओपन सी नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड सी होना चाहिए। अगर सी में अगर कोई स्ट्रीम आके मिल रही है तो अपना इवेपोरेशन होगा, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। इवेपोरेशन को दो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट होते हैं। देखो वो दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। पहला तो तुम्हारा मरीन डिपोजिशनल एनवायरनमेंट होता है। जो मरीन जो एवेपोराइट्स होते हैं ना वो कंपेरेटिवली थिकर होती हैं। अब एक लैब में एक टेस्ट किया गया था 84 में, जिस ना इससे क्या, देखो ये टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये आते हैं। टेस्ट उन्होंने कैसे किया कि एक वाटर कॉलम लिया, वाटर कॉलम को उन्होंने बॉईल किया,
बॉईल करने पे ना जब उसकी वाटर कॉलम की जो हाइट है ना 50% रिमेन रह जाती है ना, तब देखो जो पहले मिनरल जो प्रिसिपिटेट होता है ना, वो होता है तुम्हारा माइनर कार्बोनेट, और कुछ अमाउंट में एक लिटिल आयरन ऑक्साइड भी होता है, और कुछ आर्गोनाइट्स भी प्रिसिपिटेट होते हैं। ठीक है। इसके बाद ना तुम्हारे कैल्साइट और डोलोमाइट का फॉर्मेशन होता है। जब हाइट 20% बच जाती है तुम्हारी वाटर कॉलम की, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रिसिपिटेशन होता है। जिप्सम के लिए जो टेम्परेचर होगा लेस देन 42 डिग्री सेल्सियस, एनहाइड्राइट के लिए होगा 42 डिग्री ग्रेटर देन 42 डिग्री। जब हाइट तुम्हारी 10% रह जाती है, तो तुम्हारा जो रॉक साल्ट बनता है वो बनता है मतलब हैलाइट। मतलब 80 से 96% जो ओरिजिनल वाटर की जो लेंथ होती है ना, वो रिमूव हो जाती है, और तुम्हारा जो वाटर बचेगा उसमें ना बहुत सारा ना एनरिच्ड साल्ट रहेंगे। लास्ट में तुम्हारे ना पोटेशियम और मैग्नीशियम साल्ट बचेंगे, जो लास्ट में तुम्हारी 5% हाइट बचेगी। और लास्ट में जब तुम देखोगे तो तुम्हारे सोडियम और कैल्शियम के जितने भी साल्ट होते हैं ना, वो सारे प्रिसिपिटेट हो जाएंगे लास्ट तक। तो पहला होगा कार्बोनेट, दूसरा होगा तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट, और तीसरा होगा रॉक सल्फेट, और लास्ट में तुम्हारे पोटेशियम और मैग्नीशियम साल्ट्स। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ना तुम्हारा कौन सा प्रिसिपिटेशन होता है, कि सबसे पहले तुम्हारा कौन सा बनता है, जिप्सम बनता है, जिप्सम के बाद रॉक सॉल्ट बनता है, रॉक सॉल्ट के बाद तुम्हारा क्या बनता है, एनहाइड्राइट। ठीक है। नॉन मरीन जो एवेपोराइट्स होती है ना, उनमें मेन जो डिफरेंस होता है ना, मरीन वाटर और नॉन मरीन वाटर की प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस होता है। उनके कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस आते ही ना, उनके जो अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, उनका मिनरल्स के अंदर तुम्हारा डिफरेंट आ जाता है। अब देखो मरीन के अंदर तुम्हारे जो मिनरल्स होते हैं ना, वो ये वाले मिनरल्स होते हैं, कैल्साइट, जिप्सम, एनहाइड्राइट, हैलाइट, सल्फाइट, कार्नेलाइट्स, और ये सब पोली हैलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें तो तुम्हारे जो मिनरल्स होंगे ना, वो सारे डिफरेंट होते हैं। लेकिन नॉन मैरिन में ना हैलाइट, जिप्सम, एनहाइड्राइट ये भी होंगे, क्योंकि ये तो मेन कंपोजिशन है। देखो, अगर किसी को मिनरल्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है ना, कौन सा मिनरल कौन सा होता है, इसके लिए मैंने तुम्हें स्लाइड डाल दी है। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ये बेसिक जियोलॉजी का पार्ट है, और बेसिक जियोलॉजी तुमने पहले के सेमेस्टर में पढ़ चुकी है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये टेबल देख लेना मिनरल्स के लिए। अब डेड सी देखो, डेड सी का जो एग्जांपल है, डेड सी, देखो ना, इस दुनिया की जो सबसे साल्टीएस्ट बॉडी है ना, उसमें से आता है। 34.2% सैलिनिटी है। ठीक है। और यहाँ पे ना 50 mm से भी कम एनुअल रेनफॉल होती है। और इसके जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, 1.24 kg/लीटर है। अब डेड सी का एग्जांपल अपन यहाँ क्यों देख रहे हैं, देखो इसके ना एक करेक्टरिस्टिक्स ये होती है ना, कि वाटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है ना, कि यहाँ पे ना कोई आदमी डूब नहीं सकता। ठीक है, वो सिर्फ ना फ्लोट करेगा यहाँ पे। तो आज के टाइम पे ये डेड सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना रेट ऑफ इवेपोरेशन ना ज्यादा होगा। आज से मतलब कि 1000 मिलियन ईयर्स बाद में ना हो सकता है कि ये जो यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है, ये कोई इवेपोरेट्स बन जाए। तो आज के प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल है डेड सी। ये कहाँ पे है, जॉर्डन के ईस्ट में है, और इसराइल और पैलेस्टीन के वेस्ट में है। ठीक है। ये तुम्हारा साल्ट माइंस में अंदर ना ऐसा तुम्हारा बाइन डिपॉजिट्स होता है, तो तुम देख सकते हो। ठीक है। अब आता है तुम्हारा ट्रेवल्टीन, जो लाइमस्टोन होता है, ये ना केमिकली फॉर्म्ड रॉक होती है। कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय द प्रिसिपिटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स और द रिवर्स एंड द हॉट स्प्रिंग। तुम्हारे ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स और जो रिवर्स, जो हॉट स्प्रिंग होते हैं ना, उसमें लेसर अमाउंट में ना कैल्साइट जो मिनरल्स होता है, वो डिजोल्व होता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है इसका, मैकेनिज्म वाटर केमिस्ट्री चेंज बाय द चेंजिंग वाटर केमिस्ट्री होता है। तुम्हारे जैसे ही वाटर फ्लो करता है, तो तुम्हारी जो एवरी वाटर ड्रॉप है ना, CO2 को रिलीज करती है। जैसे ही वो CO2 को रिलीज करेगी ना, तो जो तुम्हारा जो प्रिसिपेट्स होगा कैल्साइट, उसका प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। तो प्रिसिपेट हो जाएगा। एंड जो तुम्हारी वाटर ड्रॉप ना तुम्हारे लेसर अमाउंट ऑफ द मिनरल कंटेन करती है।
तो ये तुम्हारे ट्रैवलटिंग का एग्जांपल हो गया। अब देखो जो लाइमस्टोन की जो केव्स होती है ना, क्या होता है कि जैसे तुम्हारे ये तुमने स्टैकलाइट्स जो देखी होगी तुमने, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि ऐसे नुकीली नोड्स भी बोलते हैं इनको। जैसे वाटर ट्रैवल करता है ना, तो CO2 का यहाँ पे लॉस होता है और ऐसी टाइप की तुम्हारी क्या शेप्स बनती है, तो स्टैकलाइट्स बोलते हैं इनको। तो लाइमस्टोन की केव्स में ये होता है। ठीक है। अब देखो प्रिसिपिटेशन ऑफ द ट्रैवलिंग कैसे होता है तुम्हारा ना, जैसे रेन होती है ना, रेन में क्या होता है कि जो CO2 होती है ना, वो क्या करता है कि CO2 रिच जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कर लेता है। जैसे ये ना ग्राउंड वाटर फ्लो करते हुए और ओशियन के पास ना पहुंचता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे जो कार्ब CO2 का ना रिलीज होता है, CO2 के रिलीज से तुम्हारा कार्बोनेट मिनरल्स का प्रिसिपिटेशन होता है। ग्राउंड वाटर फ्लो करेगा, फ्लो करने के साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, CO2 का रिलीज होगा, CO2 के रिलीज से तुम्हारा प्रिसिपेट बनेगा जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो तुम्हारी रॉक होगी वो चर्ट रॉक होती है। चर्ट रॉक का जो मिनरल होता है ना, वो सिलिका होती है, कैल्साइट नहीं होता है। और ये यहाँ पे जो चर्ट रॉक पढ़ रहे हैं अपन, वो केमिकली फॉर्म्ड होगी। देखो अब जब कैल्शियम रिच वाटर अब ग्राउंड कैल्शियम रिच वाटर जब फ्लो करता है तो तुम्हारा लाइमस्टोन ट्रेवल्टिन बनता है। लेकिन जब सिलिका रिच ग्राउंड वाटर फ्लो करता है तो लाइमस्टोन में ना कैल्साइट को सिलिका से रिप्लेस कर देता है। और जैसे ये जो इनरेगुलर नोड्स है तुम्हारी, देखो ये नोड्स ना, ये नोड्स अभी कैल्साइट की बनी हुई है, लेकिन अब ये नोड्स किसकी बन जाएंगी, चर्ट की नोड्स बन जाएंगे। ठीक है। अब आता है तुम्हारा बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स ना, देखो ये तुम्हारा सी है। और यहाँ पे क्या होता है कि ना, ये कोर इस पार्ट को जहाँ पे सेल एंड कोरल फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द डिपॉजिट्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे तुम्हारे ना कोरल्स होती है। और कोरल रीफ ना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ना बहुत सारे ना ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिश होती है, तुम्हारे प्लैंकटन्स होते हैं, जू प्लैंकटन्स होते हैं। ठीक है। मतलब मरीन के जितने भी एनिमल्स रहते हैं ना, वहां पे रहते हैं, उनका घर होता है। लेकिन जैसे ये ना वो डाई करते हैं और उनका डिपोजिशन हो जाता है, तो उनसे क्या होता है कि तुम्हारा लाइमस्टोन का रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाटर से मिनरल्स निकालते हैं और उन मिनरल्स को प्रिसिपेट कर देते हैं। तो ये ना इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बाय फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम द सी वाटर और प्रिसिपेट मिनरल टू मेक द प्रोटेक्टिव सेल अराउंड देम। और उनके कई ऑर्गेनिज्म अपने प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव सेल बनाते हैं अपने अराउंड। ठीक है। जब वो मर जाते हैं तो सी फ्लोर पे सेटल होते हैं, और जो फर्दर प्रोसेस होता है लिथिफिकेशन ऑफ द कंपैक्शन, जो इनको रॉक में कन्वर्ट करता है। इनके तुम्हारे जो एग्जांपल होते हैं ना, लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट डोलोमाइट को डोलोस्टोन रॉक भी कहते हैं, चर्ट। और चर्ट यहाँ पे ना कोकोलिथ पोर से बनता है। और ये ना बायोलॉजिकल एग्जांपल है। और चाक चाक जो तुम्हारा हो गया, जिसमें ना तुम्हारा क्या होगा, मिलियंस ऑफ द कोकोलिथ पोर्स होंगे ये। और कोकोलिथ जो पोर है ना, एक सिंगल सेल प्लांट है जो क्या कैल्साइट मिनरल को सीक्रेट करता है। ठीक है। और कोल लास्ट एग्जांपल है जिसका ना ऑर्गेनिकली फॉर्म भी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। किसी को कोई डाउट है? हेलो। हेलो। हेलो हाँ सर, अभी स्टूडेंट। आपने कोकोलिथ पोर्स बताया ना। हाँ 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 हेलो सर, हाँ हाँ, आ रही है तुम्हारी आवाज आवाज आ बता। रही? हाँ आ रही है। बताओ क्या दिक्कत है, हाँ, कोकोलिथ मैं पोर। कोकोलिथ पोर्स के बारे में पूछ रहा था। क्या? देखो हाँ, क्या होते हैं ये अभी बताया ना आपने। देखो कोकोलिथ पोर लिखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो ए सिंगल सेल्ड प्लांट
विच सीक्रेट कैल्साइट मिनरल। ये एक सिंगल सेल प्लांट होते हैं। तो क्या करते हैं ये प्लांट, क्या होते हैं जो सी वाटर होता है ना, सी वाटर से कैल्साइट लेते हैं और उसको प्रिसिपेट करते हैं अलग से। वो डिजोल्व जो स्टेट होती है ना आयंस की, उनको सीक्रेट कर देते हैं और तुम्हारे कैल्साइट मिनरल्स बना लेते हैं। जब तुम्हारी मिलियंस ऑफ द कोकोलिथ पोर एक साथ डिपॉजिट होंगे, डिपोजिशन के बाद उनका लिथिफिकेशन होगा, लिथिफिकेशन के बाद उनका कंपैक्शन होगा, और कंपैक्शन के बाद ना ये हजारों साल का प्रोसेस होता है, और हजारों साल के बाद जो तुम्हारी जो रॉक का फॉर्मेशन होगा ना, वो चोक रॉक बनेगी, चोक। ठीक है। कोकोलिथ पोर्स एक सिंगल सेल प्लांट है जो कैल्साइट मिनरल को सीक्रेट करता है। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट? हेलो, कोई है या फिर सबने ऑन करके छोड़ रखा है इसको? नहीं सर। है सर, प्रेजेंट है सर। हम्म। ठीक है। सर प्रेजेंट है। हेमंत बोरा नहीं है। यस सर। हो। हिमांशु हिमांशु नहीं है। जिनेश मेहता। हेलो। हाँ, जिनेश प्रेजेंट सर। जिनेश मेहता। मनीष पवार। हेलो। हाँ भाई, मनीष पवार। यस सर। ओके। मोहम्मद अवेस अली। हेलो। हाँ भाई, यस मोहम्मद। सर। ओके। नाजमीन हाँ कुरैशी। सर। प्रेजेंट सर। ओके। ये पेट्रोलियम फॉर यू कौन है? पेट्रोलियम फॉर यू। यस सर। नाम क्या है तुम्हारा भाई? हेलो। नारायण कुमार। नारायण कुमार। ओके ठीक है। पृथ्वी सिंह। सर नारायण कुमार। नारायण, हाँ भाई, नारायण नारायण कुमार, ठीक है। पृथ्वी सिंह प्रेजेंट हो। राहुल चौहान। प्रेजेंट सर। ओके। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह नहीं है। सुरेंद्र सिंह। टागाराम सैनी यस सर। प्रेजेंट। सुरेंद्र सिंह, यस हाँ। सर। यस सर। प्रेजेंट हो, प्रेजेंट, ठीक प्रेजेंट है। है। टागाराम यस भी सर प्रेजेंट सर। हाँ, प्रेजेंट हो। टागाराम भी प्रेजेंट है, ठीक है भाई। प्रेजेंट सर। ओके। उज्जवल। प्रेजेंट। ठीक है। और वीरेंद्र राठौड़ प्रेजेंट है। यश गहलोत। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके। युवराज विश्वकर्मा। प्रेजेंट सर। ओके। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो हेलो। मैं, हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, या फिर पर्सनली भी कॉल कर सकता है मुझे। हम्म। सर मेरी अटेंडेंस हिमांशु। हाँ हाँ, लगा दी भाई तेरी अटेंडेंस, टेंशन मत ले तू। कोई डाउट डाउट बताओ किसी को कोई। सर हेमंत बोरा। हाँ हाँ, ये मत, तेरी भी लग गई, सबकी लग गई अटेंडेंस, इनकी थी, सब प्रेजेंट हो, कोई नहीं है गायब। तो किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कॉल कर सकता है, बाकी अभी किसी को पूछना हो तो अभी पूछ सकता है। नहीं है किसी को डाउट? चलो ठीक है। आज का समझ में आया होगा ठीक ठाक। चलो यस ठीक। सर। चलो ठीक है। तो ठीक है, अब कल करते हैं क्लास। कल बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स और कार्बोनेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब क्लास ओवर हो, तुम आप जा सकते हो।